क्योंकि मोक्ष का मूड बदलने में वक्त नहीं लगता था। वो उससे दूर हो बोली, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं अपने बच्चे को अकेले संभाल सकती हूँ, यहाँ से जाओ तुम। पलक की बातों को सुन मोक्ष बेड पर आराम से लेट बोला, अब अपनी पलक और अपने बच्चे दोनों के साथ जाऊंगा। चलने के लिए रेडी हो तो बोलो, नहीं तो मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। ये सुन पलक बोल पड़ी, रहना है तो रहो, पलक को तुम पर भरोसा नहीं है तो पलक तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। इतना कह पलक रूम से बाहर जाने लगी, तभी मोक्ष खुद में ही बोला, भरोसा तो दिला कर रहूंगा और तुम्हें लिए बिना तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। इतना कह वो आराम से लेट गया। बच्चे का सुन पता नहीं क्यों उसके अंदर बहुत से भाव चलने लगा था। वही पलक किचन जा सुबह का नाश्ता बनाने लगी, साथ ही सोचे जा रही थी अब क्या होगा। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया। मोक्ष बेड से उठ किचन गया तो पलक को नाश्ता बनाता हुआ देखा तो उसके पास जा उसे पीछे से अपने बाहों में भर लिया। मोक्ष अब भी शर्टलेस था। जब पलक को वो अपने से सटाया तो पलक का दिल जोरों से धक धक करने लगा, पर अपने बढ़ते धड़कन को संभालते हुए वो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो कितना भी उसके करीब आ जाए पलक को अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। पलक को कोई रिएक्ट ना करता देख मोक्ष उसके बाल को साइड कर उसके गर्दन पर अपने होंठ सटा उसके गर्दन को चूमने लगा तो पलक का शरीर जम सा गया था। तभी पलक गैस बंद कर बोली, मुझसे दूर रहो। जब पलक ने ये कहा तो मोक्ष उसे अपने तरफ मोड़ अपने एक हाथ उसके कमर पर कर दूसरे हाथ को किचन के स्लैब पर रख उसके आंखों में देखने लगा। वही पलक अपने आप को स्लैब से पूरा चिपका ली थी। तभी उसके आंखों में देखते हुए मोक्ष बोला, नहीं रहूंगा, जाओ अक्ष भाई को जाकर बोलो और ये भी बता देना तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो तो वो क्या करेंगे, मेरी शादी तुमसे करवा देंगे और यही तो चाहता हूँ मैं। मोक्ष के बातों को सुन उसे खुद से दूर धकेल जाने को थी, पर मोक्ष उसके हाथ को पकड़ फिर अपने बाहों में भर लिया। तभी पलक का मन मचलने लगा, वो मोक्ष के शरीर पर ही वोमिट कर दी। पलक के ऐसा करने से मोक्ष का मुंह बन गया। वो उसे खुद से दूर कर गुस्से में देखा। वही पलक को अब भी अच्छा नहीं लग रहा था तो वो भागते हुए बाथरूम जाने लगी। उसे ऐसे करते देख मोक्ष भी उसके पीछे गया। वही पलक बाथरूम के अंदर जा और वोमिट करने लगी तो मोक्ष उसके पास जा उसकी पीठ को प्यार से सहलाने लगा। जब पलक का वोमिटिंग करना हो गया तो वो मोक्ष के शरीर को देखी और अपने डरे हुए आवाज में बोली, सो सॉरी। वो इससे आगे वो कुछ कहती इससे पहले ही मोक्ष उसके हाथ को पकड़ उसे अपने साथ सावर के पास ले जा। सावर ऑन कर उसके बाजू को पकड़े उसके साथ सावर के नीचे खड़े हो। भीगते हुए मोक्ष उसके आंखों में देख बोला, गंदा तुम की हो तो मुझे तो साफ भी अब तुम करोगी। इतना कह पलक के होंठ को पकड़ अपने सीने में रख दिया और बस पलक के आंखों में देखने लगा। वही उसके आंखों में ही देखते हुए पलक उसके शरीर को साफ करने लगी। जैसे जैसे पलक उसके शरीर को साफ कर रही थी मोक्ष उसके छून में डूबा चला जा रहा था। तभी पलक उसे साफ करना बंद कर बोली, खो गया। ये सुन मोक्ष उसके कमर पर अपने हाथ को घुमा उसे अपने करीब कर बोला, जान अभी तो शुरू हुआ है। इतना कह वो अपने हाथ को उसके चेहरे पर रख उसके होंठों के करीब जा अपने होंठ उसके कोमल होंठों पर टिका उसे प्यार से चूमने लगा। गर्म होंठों के एहसास के साथ साथ पानी का ठंडक भी किस करते हुए मोक्ष महसूस कर रहा था। उसे किस करते हुए मोक्ष दीवार से सटा सावर बंद कर दिया। फिर उसके कपड़े के अंदर अपने हाथ डालने ही वाला था तभी पलक उसके हाथ को पकड़ ली तो मोक्ष उसे किस करना बंद कर उसके आंखों में देखने लगा। तभी पलक अपने धीमे आवाज में बोली, बच्चा। ये सुन मोक्ष उससे दूर हो पलक के पेट पर अपने हाथ को रख दिया। फिर झुक पलक के पेट को किस कर बोला, जल्दी बाहर आओ ताकि आपको और आपकी मम्मा दोनों को मैं ढेर सारा प्यार कर सकूं। मोक्ष की बातों को सुन पलक को बहुत अच्छा लग रहा था। वही मोक्ष सीधा हो पलक को अपने बाहों में उठा बाथरूम से बाहर ले जाने लगा। मोक्ष उसे कमरे के अंदर ला उसे नीचे उतार दिया। फिर अपने गीले कपड़े को देखा, उसने अपना कोई कपड़ा लाया तो था नहीं अपने साथ। पलक भी मोक्ष को ही देख रही थी। वो कबर्ड के पास जा अपने लिए कपड़ा निकाल तौलिया भी निकाल ली। फिर मोक्ष के पास जा तौलिया उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, अभी के लिए तौलिया लपेट लो, मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ, शाम तक सूख जाएगा फिर पहन लेना, उसके बाद बाजार जा अपने लिए कपड़े ले लेना। ये सुन मोक्ष तौलिया उसके हाथ से ले लिया। वही पलक बाथरूम जाने लगी तो मोक्ष उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच बोला, उसे धोने का जरूरत नहीं है, माया मेरे साथ आई है, मैं उससे अपने कपड़े मंगवा लूंगा। इतना कह उसके भीगे जिस्म को देखने लगा। फिर बोल पड़ा, मेरे सामने ही अपने कपड़े बदल लो। इतना कह उसे एक बार फिर किस करने वाला था पर अपने हाथ को छुड़ा उससे दूर हो बोली, बिल्कुल नहीं। इतना कह वो भागते हुए जाने लगी। ये देख मोक्ष बोल पड़ा, धीरे जाओ फिसल जाओगी, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो देख लेना। मोक्ष के बातों को सुन पलक के कदम धीमे हो गए और वो अपने मन में ही बोली, ये मेरा भी बच्चा है, मुझे भी फिक्र है, मैं अपने बच्चे को कभी कुछ नहीं होने दूंगी। पलक फिर बाथरूम चली गई। वही मोक्ष अपने कपड़े खोल तो लिया लपेट लिया। फिर बेड पर जा बैठ पलक के बाहर आने का इंतजार करने लगा।
वहीं दूसरी तरफ आरजू सिद्धार्थ के साथ मुंबई आने के लिए निकल चुकी थी। दोनों सिद्धार्थ के प्राइवेट जेट में बैठे थे। आरजू बादलों को देख मुस्कुराए जा रही थी, वही सिद्धार्थ उसका मुस्कुराता चेहरा देख अपने मन में ही बोला, बहुत जल्द तुम्हारी ये मुस्कुराहट मैं छीन लूंगा। इतना कह अपने मन में आरजू के कंधे पर अपने हाथ को रख लिया तो आरजू सिद्धार्थ की तरफ अपने चेहरे को कर देखी। तभी सिद्धार्थ उसके आंखों को देख उसके कोमल होंठों की तरफ जा उसके नर्म होंठों को अपने होंठों से मिला प्यार से चूमने लगा। वही दूसरी तरफ द ब्लैक पर्ल कंपनी जो अक्ष और नकुल का था, उस कंपनी का कल कंपनी एनिवर्सरी था, जिसके लिए बहुत बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था। तो काम करने वाले सभी एम्प्लॉय को इनविटेशन कार्ड दिया जा रहा था। सीरत के पास भी आया। वही अपने केबिन के शीशे के वाल के पास खड़ा हो अक्ष सीरत को ही देखे जा रहा था। वही सीरत उस इनविटेशन कार्ड को खोल देखी, फिर साइड में ऐसे रख दी जैसे वो जाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं थी। ये देख अक्ष अपने चेयर के पास जा बैठ अपने लैपटॉप को खोल सीरत को मेल सेंड किया, कल के पार्टी में तुम्हारा आना कंपलसरी है। सीरत अपना काम कर रही थी। जब सीरत की डेस्कटॉप पर मेल आया तो वो खोल कर देखी, फिर अक्ष को मेल सेंड की, सर क्या आप अपने सभी एम्प्लॉय को ऐसे पर्सनल इनवाइट कर रहे हो? ये लिख सीरत मेल सेंड कर दी। तभी अक्ष के पास मेल आया तो अक्ष मेल खोल मेल को देख मुस्कुराते हुए टाइप किया, मिसिस सीरत अक्ष रायचंद बस अपनी वाइफ को स्पेशल इनविटेशन देता है। ये लिख अक्ष मेल सेंड कर दिया। तभी सीरत जब ये मेल पढ़ी तो एक लंबी सांस भर बोली, सर आपको हमारे नाम में लगता है कंफ्यूजन हो गया है, कृपया करके आप हमारा डॉक्यूमेंट देख ले। इतना लिख वो मेल सेंड कर दी। तभी उसकी कंपनी में बनी दोस्त आलिया उसके पास आप बोली, सीरत तू चल रही है ना, बहुत मजा आएगा वहाँ। ये सुन सीरत बोल पड़ी, नहीं आलिया मैं नहीं जा रही हूँ। ये सुन आलिया उसे जाने के लिए फोर्स करने लगी। वही अक्ष अपना मेल सेंड कर दिया था, पर सीरत का मेल को ना आता देख वो गुस्से में देखने गया, आखिर उसके मेल का रिप्लाई देना सीरत बंद क्यों कर दी। तभी उसने देखा सीरत के पास इसकी नई दोस्त उससे कुछ कह रही है, जिसे देख साफ पता चल रहा था अक्ष को वो लड़की किसी चीज के लिए सीरत को मना रही थी। ये देख अक्ष को समझने में देरी नहीं लगा किसके लिए वो लड़की सीरत को मना रही थी। ये देख अक्ष खुश हो अपने चेयर पर जा बैठ अपना काम करने लगा। वही दूसरी तरफ आज कंपटीशन का पहला दिन था। इबादत थोड़ी नर्वस अकेली बैठी थी, तभी उसे अकेला बैठा देख इवान उसके पास जा बैठ बोला, क्या हुआ, कंपटीशन शुरू होने से पहले ही हार मान गई हो क्या? इवान की बातों को सुन इबादत गुस्से में बोली, नहीं और मैं जानती हूँ सर आप यही चाहते हो कि मैं हार मान जाऊं। ये कह वो खड़ी हो जाने को थी, तभी इवान उसके हाथ को पकड़ अपने गोद में खींच लिया। इवान के ऐसा करने से इबादत घबरा चुकी थी। वो घबराते हुए बोली, आप क्या कर रहे हो, छोड़िए मुझे। इवान अपने हाथ को उसके चेहरे के पास ले जा अपने अंगूठे से उसके होंठों को सेडेक्टिवली रब करते हुए कहा, नहीं मैं नहीं चाहता तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ खेलना अच्छा लगता है। इतना कह उसके होंठों के करीब गया। वही इबादत को कुछ समझ नहीं आ रहा था इवान उसके साथ कर क्या रहा है। वही इवान उसके होंठों के करीब जा बोला, तुम्हें मैं प्ले बॉय लगता हूँ ना, ये सच भी है। इतना कह उसके होंठों को जा चूमने लगा तो इबादत उसे खुद से दूर करने लगी। वही इवान पता नहीं क्यों पर एक बार और इबादत के होंठों का स्वाद चखना चाहता था। उसे किस करने के बाद उसे छोड़ इवान अपने होंठों को पोंछ बोला, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। इतना कह उसे छोड़ दिया तो इबादत झट से उसके गोद से उठ गई। वही इवान भी उठ वहां से जाने लगा। तभी इबादत गुस्से में बोली, मैं सभी को बता दूंगी आपके हरकत के बारे में। इवान इबादत के बात को सुन रुक गया, फिर उसकी तरफ मुड़ मुस्कुराते हुए देख बोला, बता दो, जितना बताने का कोशिश करोगी उतना मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। इतना कह वो जाने लगा। वही उसका बात सुन इबादत हैरान थी, उसके पास कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। दोपहर का वक्त हो चुका था। आरजू सिद्धार्थ के साथ मुंबई आ गई। दोनों जेट से उतर बाहर गए। बाहर पहले से ही कार मौजूद था। दोनों कार के अंदर जा बैठ गए। दोनों के बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दिया तो सिद्धार्थ अक्ष के दूसरे कंपनी का नाम बोल उस तरफ जाने को कह दिया था। सिद्धार्थ आरजू और उससे रिलेटेड हर इंसान का पूरा डिटेल निकाल लिया था। कुछ ही वक्त के बाद कार अक्ष के दूसरे कंपनी में जा रुका। उस वक्त लंच का टाइम हुआ था कंपनी में तो सभी इधर उधर थे। वही आरजू और सिद्धार्थ दोनों ही कार से बाहर निकल कंपनी के अंदर जाने लगे। तभी सीरत जो आलिया के साथ बाहर जा रही थी, दोनों को ही कैंटीन का खाना आज खाने का मन नहीं था। दोनों पिज्जा खाना चाहती थी तो दोनों ही निकल गई। तभी सीरत जो हमेशा या तो गड़बड़ करती या तो टकराती फिरती आरजू से भी जा टकराए। फिर सीरत झट से दूर हो बोली, सॉरी। तभी आरजू उसे मुस्कुराते हुए देख बोली, इट्स ओके। इतना कह वो सिद्धार्थ के साथ अंदर जाने लगे। तभी सीरत अपने मन में ही बोली, ये मुझे देखी देखी सी क्यों लग रही है।
तभी ये सोच वो याद करने लगी तो आलिया बोल पड़ी, क्या हुआ, चले। आलिया का आवाज सुन सीरत अपने ख्यालों से बाहर आ आलिया के साथ जाने लगी। वही अक्ष को जब पता चला उसकी बहन इस कंपनी में आई है तो वो हैरान के साथ साथ गुस्से में भी था, क्योंकि उसने साफ मना किया था अपनी सभी बहनों से कि यहाँ कोई नहीं आएगी जब तक अक्ष उन्हें खुद न बुलाए, पर फिर भी बिना उससे पूछे वो यहाँ आ गई थी। जब आरजू सिद्धार्थ के साथ अपने भाई के केबिन के पास पहुंचे तो उसके माथे से डर के कारण पसीना चू रहा था। तभी सिद्धार्थ उसके हाथ को पकड़ अपने आंखों से शांत रहने का इशारा कर केबिन का दरवाजा नॉक किया तो दोनों को ही अक्ष का कोड आवाज सुनाई दिया, कम इन। दोनों केबिन के अंदर जाने लगे। जब अक्ष आरजू के साथ सिद्धार्थ मोदी को आता देखा तो उसका चेहरा और कठोर हो गया था। सबको पता था सिद्धार्थ मोदी सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करना जानता है। दोनों को आता देख अक्ष खड़ा हो गुस्से में घूरा, तभी आरजू झट से सिद्धार्थ का हाथ छोड़ दी। वही सिद्धार्थ अक्ष के पास जा अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया तो अक्ष अपने कोर नजरों से उसे देख आरजू की तरफ देख पूछा, इसके साथ क्यों आए हो। अक्ष ने अपने कठोर आवाज में अपने आवाज को ऊंचा कर पूछा तो आरजू की तो सांसें गले में जा अटक गया। तभी सिद्धार्थ आरजू के हाथ को पकड़ बोला, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूं और ये शादी अपने भाइयों के खिलाफ जाकर करना नहीं चाहेगी, इसलिए तुमसे बात करने आया हूं। अक्ष आगे बढ़ दोनों के हाथ को अलग कर अपनी बहन के तरफ गुस्से में घूर बोला, बाहर जाओ, रोबिन तुम्हें घर ले जाएगा। ये सुन आरजू अपनी कांपती आवाज में बोली, पर भैया। वो इतना बोली ही थी कि अक्ष उसे घूर कर देखा तो आरजू शांति से केबिन से बाहर निकल गई तो अक्ष रोबिन को मैसेज कर सिद्धार्थ के तरफ देख बोला, सिद्धार्थ मोदी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में जानते हुए भी मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। अक्ष के बातों को सुन सिद्धार्थ बिना अक्ष की इजाजत को मांगे चेयर पर जा बैठ गया। ये देख अक्ष उसे अपने कोर नजरों से देखा। तभी सिद्धार्थ बोल पड़ा, तुम्हारी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है, अगर तुम नहीं माने तो वो तुम्हारे खिलाफ जा मुझसे शादी कर ही लेगी। सिद्धार्थ की बातों को सुन अक्ष अपने चेयर पर जा बैठ उसे कठोरता से देख बोला, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगी पर मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगी, आजमा कर देख लो। सिद्धार्थ को चैलेंजेस पसंद था। वो कोल्ड मुस्कान के साथ अक्ष को देखते हुए बोला, ये भी ठीक है। इतना क्या वो खड़ा हो केबिन से जाते हुए बोला, तुम्हारा भ्रम बहुत जल्द टूटेगा अक्ष रायचंद। इतना क्या वो निकल गया। वही अक्ष गुस्से में उसे बस कठोरता से उसे घूर कर देखा। वही दूसरी तरफ रोबिन आरजू को अपने साथ कार में ले जा रहा था। आरजू को परेशान देखा तो पूछ पड़ा, क्या हुआ आरजू, इतनी परेशान क्यों हो और अचानक से यहाँ क्यों आए बिना इन्फॉर्म किए, तुम्हें जबकि पता है अक्ष सर कितना गुस्सा करेंगे। रोबिन की बातों को सुन आरजू रोबिन की तरफ देख सब कुछ बताने लगी। माँ पापा के जाने के बाद अपने भाइयों के साथ साथ आरजू रोबिन को भी अपने पेरेंट्स की तरह मानती थी। सब जानने के बाद रोबिन बोल पड़ा, आरजू सिद्धार्थ के बारे में सब जानता है, वो कैसा इंसान है। रोबिन के बातों को सुन आरजू बोल पड़ी, अंकल प्यार सबको बदल देता है, सिद्धार्थ भी बदल गया है। आरजू ने गलत नहीं कहा था, पर सिद्धार्थ पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था रोबिन के लिए। ऐसे ही रास्ता पार होने लगा। कुछ वक्त के बाद रायचंद मेंशन आ गया तो आरजू कार से उतर गई। वही रोबिन कार ले निकल गया और आरजू मेंशन के अंदर जाने लगी। जब वो अंदर गई तो उसे रूहानी दिखी। आरजू अपनी दोस्त को देख रूहानी के चेहरे पर मुस्कान भर गया। दोनों एक दूसरे के पास आ गले से लगा ली। फिर दोनों हॉल में जा सोफे पर बैठी। फिर आरजू के यहाँ अचानक ऐसे आने का रीजन और बाकी सब पूछने लगी। ऐसे ही वक्त पार होने लगा। शाम का वक्त हो गया था। कंपटीशन स्टार्ट हो गया। तीनों जज चेयर पर आ बैठ गए और बाकी कॉन्टेस्टेंट भी अपने जगह पर बैठ गए थे। कंपटीशन स्टार्ट हो गया। सभी एक एक कर जा अपना परफॉर्मेंस देने लगे। वही पंखुड़ी इबादत के कान के पास उसे सब अच्छे से बता दी जाना कैसे है स्टेज पर। वही दूसरी तरफ चिराग अपने कठोर नजरों से पंखुड़ी की तरफ देखा। यहाँ कंपटीशन हो रहा है और यहाँ उसके ग्रुप की मेंबर किसी और ग्रुप की लड़की से बात कर रही थी। एक एक कर सभी का परफॉर्मेंस होने लगा। वही रूहानी आरजू टीवी पर यही शो देख रही थी। तभी उसकी पंखुड़ी आई। पंखुड़ी को आता देख रूहानी आरजू दोनों के चेहरे पर ही मुस्कान छा गया। पंखुड़ी स्टेज पर जा अपने मीठे स्वर में मीठा सा गाना गा दी, प्यार का दर्द है, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही, ये हंसी दर्द ही, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। कुछ भी हो पंखुड़ी का गाना चिराग को उसके तरफ आकर्षित कर देता था। वो उसे ही देखने लगा। वही पंखुड़ी अपने आंखों को बंद कर गाना गाते हुए पूरे तरीके से डूब चुकी थी। मुझे मिला प्यार तेरा, तुझे मेरी चाह मिली, मुझे मिला प्यार तेरा, तुझे मेरी चाह मिली, नए नए सपनों की हमें नई राह मिली, नए नए सपनों की हमें नई राह मिली, एक अरमान हमारा, एक अरमान हमारा, प्यार का दर्द है,
मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। ये लाइन को गाने के बाद पंखुड़ी अपने आंखों को खोल आगे से गाने को गए जा रही थी। तभी चिराग की नज़र को उस पर टिका, देख वो उसके ही आंखों में एक पल के लिए गाते हुए खो चुकी थी। फिर कुछ वक्त के बाद वो अपने नज़र झट से झुका गाने के आखिरी लाइन को गाने लगी। प्यार का दर्द है, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही, ये हंसी दर्द ही, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। गाना खत्म होते ही पंखुड़ी रुक गई और मुस्कुराते हुए तीनों जजेश को देखी। वहीं दूसरी तरफ गाना रुकते ही रूहानी टीवी पर नजर गड़ाए जाजेश के कॉम्प्लीमेंट से पहले ही ताली बजाते हुए कॉम्प्लीमेंट दे पड़ी। वाह मेरी पंखु, तू तो छा गई। इतना कह जजेस का फिर कॉम्प्लीमेंट सुनने लगी। तीनों ने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। अब बारी था मार्क्स का, जिसमें चिराग को छोड़ इवान और माधुरी को देना था बस, क्योंकि पंखुड़ी चिराग के टीम में थी। इवान ने पंखुड़ी को 10 में 8 दिया, वहीं माधुरी ने भी। नंबर देख पंखुड़ी बहुत खुश थी। वो फिर स्टेज से जाने लगी तो नताशा स्टेज की तरफ जाते हुए पंखुड़ी को घूर कर देखी। वही पंखुड़ी को समझ नहीं आ रहा था आखिर नताशा को उससे क्या प्रॉब्लम है। दोनों एक ही टीम में थी, पर नताशा पंखुड़ी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। नताशा स्टेज पर जा अपना गाना शुरू कर दी। दर्द भरा दिल में इतना के रोने को दिल करदा, तेरे बिना बेजान सा अब तो होने को दिल करदा। तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, फिर भी न तुझे पा सके, रहे तेरे दिल में मगर तेरी धड़कन तक ना जा सके। नताशा गाते हुए बस चिराग को ही देखे जा रही थी। उसे देखते हुए ही धीरे धीरे उसका गाना खत्म हो गया। सभी तालियां बजाने लगे। इस बार भी चिराग को छोड़ इवान और माधुरी ने मार्क्स दे दिया। इवान ने 6 दिया था तो वहीं माधुरी ने 7 दे दिया। अपने मार्क्स देख नताशा खुश नहीं थी। आज की आखिरी कंटेस्टेंट का नाम लिया गया जो इबादत थी। जैसा पंखुड़ी ने बताया था इबादत वैसे ही चलने लगी। फिर स्टेज के पास वो माइक के पास खड़ी हुई तो सभी उसे ही देखने लगी। वही गहरी सांस भर इबादत अपने मीठे आवाज में गाना शुरू कर दी। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम, हाय राम। सोचा है एक दिन में उससे मिलके कह डालूं अपने। जब इबादत ये गाना गाना शुरू की तो इवान के चेहरे पर गुस्सा भर गया। इवान ने उसे कुछ और गाने को कहा था, पर इबादत अपने ही मन की सॉन्ग में आ गई। ये सुनकर इवान अपने हाथ का गुस्से में मुट्ठी बांध लिया। वही इबादत अपने गाने को गाए जा रही थी। बिना डरे और कर दूं जीवन उसके हवाले, फिर छोड़ दे चाहे अपना बना ले, मैं तो उसका रे हुआ दीवाना, अब तो जैसा भी मेरा हो अंजाम। गुम है किसी के इबादत अपने गाने को गाए जा रही थी। वही रायचंद मेंशन में रूहानी आरजू जब इबादत के गाने को सुनी तो आरजू बोल पड़ी, रूहानी इसकी आवाज बिल्कुल तेरी तरह है। ये सुन रूहानी आरजू के तरफ देख बोली, शायद पर मैं इतना अच्छा थोड़ी गाती हूँ। दोनों बातें करते हुए गाना सुनने लगी। वही इबादत गाने को फील करते हुए गाए जा रही थी। चाहा है तुमने जिस बावरी को, वो भी सजनवा चाहे तुम्ही को, नैना उठाए तो प्यार समझो, पलके झुका दे तो इकरार समझो, रखती है कब से छुपा छुपा के अपने होठों में पिया तेरा नाम। गुम है किसी के। जब इबादत का गाना खत्म हो चुका था सभी उसके गाने को सुन जोरों से तालियां बजाने लगे। वही नकुल ये आवाज सुन रूहानी से बोला, तुम्हारे और इस लड़की के आवाज में ज्यादा फर्क नहीं है। नकुल के इस बात को सुन रूहानी नकुल की तरफ देखने लगी। वही आरजू बोल पड़ी, मैंने भी यही कहा था नकुल भाई। आरजू के बातों को सुन नकुल बोल पड़ा, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। नकुल के बातों को सुन आरजू अपने मुंह को बना मासूमियत से बोली, भैया इतने सालों बाद हम मिले हैं पर आप मुझे डांटना चाहते हो। आरजू के बातों को सुन नकुल उसे घूर कर देखा तो वही आरजू अपने चेहरे को और मासूमियत से बना ली तो नकुल बोल पड़ा, आरजू इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो। ये सुन आरजू उदासी से बस अपने चेहरे को झुका ली। वही दूसरी तरफ इवान को छोड़ माधुरी चिराग ने नंबर दे दिया। चिराग ने 8 दिया तो माधुरी 9। सभी तालियां बजाने लगे। वही जब तक नंबर एंकर ने चिल्लाकर नहीं बताया तब तक इबादत के होंठों पर मुस्कान नहीं आया था। वही सबसे हाई पॉइंट लाने वाली इबादत ही थी। सभी उसके लिए तालियां बजाए। फिर आज का म्यूजिक शो खत्म हो चुका था तो सभी जाने लगे। वही रात हो चुका था इसलिए इवान इबादत को इस बारे में कुछ न कह अपने रूम जाने के लिए निकल गया। पंखुड़ी भी इबादत के साथ बात करते हुए जाने लगी। वही उसे चिराग जाता हुआ देखे जा रहा था। तभी नताशा उसके पास आ बोली, सर। नताशा का आवाज सुन चिराग अपने धीमे आवाज में बोला, क्या हुआ? कहा था ना मेरे पास ऐसे मत आया करो। ये सुन नताशा बोल पड़ी, मुझे आपसे
इससे आगे कुछ कहती चिराग बोल पड़ा, 1 आवर के बाद मेरे रूम आ जाना। इतना कह चिराग ऐसे जाने लगा जैसे वो उससे नॉर्मल बात किया हो। वही दूसरी तरफ अयान लौट आया था। जब वो अपने फ्लैट के अंदर गया तो देखा कुहू अकेली ही है। वही अयान को आज फिर जल्दी आता देख कुहू टीवी बंद कर भागते हुए जाने को थी अपने रूम में, पर तभी अयान का कठोर आवाज उसके कान में पड़ा, रुक जाओ। अयान का कोल्ड आवाज सुनते ही कुहू का पैर थम गया और उसका शरीर काम करना बंद कर गया। वही अयान उसके पास आ अपने हाथ को उसके चेहरे के पास ले जा, अपने उंगली से उसके चेहरे पर अपने उंगली से सेडिक्टिवली फेरते हुए अपने दूसरे हाथ को उसके कमर पर घुमा अपने करीब करते हुए उसके चेहरे पर अपने उंगलियों को रख मजबूत कर दिया। वही कुहू अपने डरे नजरों से बस अयान को देखे जा रही थी। तभी अयान उसकी आंखों में देख अपने कठोर आवाज में बोला, बेबी डॉल, मुझसे दूर भागने की कोशिश करना बेकार है। इतना कह उसके होंठों के नीचे सत्ते को अपने दोनों दांत के बीच रख अपने दांत गिराने लगा तो कुहू को अपने होंठों पर दर्द महसूस होने लगा था। उसके आंखों में आंसू भर चुका था। वही कुहू के आंखों में आंसू देख अपने हाथ को उसके टी शर्ट के पास ले जा उसके होंठों को छोड़ उसके टी शर्ट को ऊपर करने ही वाला था। तभी उसे खुद से दूर धकेल रोते हुए कुहू बोली, क्यों 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 आप मेरे साथ ऐसा करते हो? मैं सीरत को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मेरे साथ ऐसा करना बंद करें, नहीं तो मैं सीरत को सब कुछ बता दूंगी। कुहू का बात सुन अयान गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बना लिया था। वही कुहू को देख रहा था अयान गुस्सा हो रहा है फिर भी वो बोले जा रही थी, जब मुझे आप रोज हॉट करते ही हो तो अच्छा होगा मैं सीरत को सब बता दूं, फिर जितना हॉट करना मुझे करते रहना एटलीस्ट मैं अपनी। इससे आगे वो कुछ और कहती अयान अपने उसी हाथ से ही उसके गालों पर जोरदार थप्पड़ मार दिया जिससे वो जमीन पर गिर चुकी थी। जमीन पर सिर के बल गिरने की वजह से उसके सिर पर चोट लग गया। उसके नीचे गिरते ही अयान का गुस्सा दूर हो गया। वो झट से जमीन पर बैठ कुहू को उठा अपने बाहों में भर बोला, बेबी कितनी बार कहा है मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इतना कह उसके लाल गाल और माथे में चोट देख उसे अपने गोद में उठा लिया। वही कुहू की आंखों से बस आंसू गिरने लगा। उसका आंसू देख अयान को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो उसे उसके कमरे के अंदर ले जा बेड पर लेटा दिया। फिर उसके चेहरे पर क्रीम लगाने को था तभी वो रोते हुए ही बोलने लगी, गलती क्या है मेरी? बचपन में मम्मा पापा को धोखा दे किसी और के पास चली गई तो, और मम्मा का दिया धोखा पापा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो मुझे छोड़ हमेशा हमेशा के लिए फॉरेन चले गए। दादू ने भी मुझे अपने काम की वजह से अकेले रहने छोड़ दिया। उसके बाद आप अपने मेरी हेल जिंदगी को और हेल बना दिया। इतना कह वो जोर जोर से रोने लगी। तभी अयान उसके सिर पर अपने हाथ को रख अपने सीने से लगा बोला, बेबी डॉल अगर तुम सीरत का धमकी मुझे दोबारा नहीं दोगी और मेरे बातों को मानोगी तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी हॉट नहीं करूंगा। अयान की बातों को सुन कुहू उसके सीने पर ही अपना सिर रखे बोली, जब आप सीरत को चाहते हो तो क्यों मेरे करीब आते हो? कुहू का ये सवाल सुन अयान उसे खुद से दूर कर बोला, पता नहीं, बस मुझे इतना पता है सीरत मुझे कभी नहीं चाहेगी और मैं उसे हॉट नहीं करना चाहता, बस उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। कुहू उसे ऐसे देखी जैसी वो पूछना चाहती हो फिर वो उसकी नज़र में है क्या और वो क्यों उसे हॉट करता। तभी उसके चेहरे पर क्रीम लगाते हुए बोला, सीरत का बाद एक तुम हो जिसे मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें सीरत का जगह नहीं देना चाहता हूँ। ये सुन कुहू अपने पलकों को बस झपका दी तो उसके चेहरे पर क्रीम लगा वो खड़ा हो अयान इतना ही बोला था और हाँ। तभी कुहू बोल पड़ी, नहीं आऊंगी नीचे। कुहू के बातों को सुन उसके तरफ देखा फिर बोल पड़ा, मेरे बिजनेस से रिलेटेड तुम्हें जो भी पता है सीरत को पता नहीं चलना चाहिए। अगर सीरत मुझे कभी भी नफरत की तो भुगतान तुम्हें भरना पड़ सकता है। इतना कह अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए यही दिन ले आ रहा हूँ। इतना कह वो चला गया। वही कुहू खुद में ही बोली, एक इंसान अपने दो चेहरे के साथ कैसे जी सकता है? इतना कह वो बस उस दिन को याद करने लगी जब उसे अयान के इनलीगल बिजनेस के बारे में पता चला था। जब कुहू सीरत बच्ची थी तभी सीरत उसे अपने साथ अक्सर सेफ्टी मेंशन ले जाया करती थी। कुहू सीरत 14 साल की होंगी। वो दोनों और अयान की छोटी बहन सब मिलकर गेम खेल रही थी जिसमें कुहू हार गई। तभी कुहू के हारने का सजा मिला जो अयान की बहन दी थी, उसे अयान के रूम जा उसके पूरे रूम को गंदा करना है। कुहू भी मान गई थी क्योंकि अयान सभी के साथ बहुत प्यार से पेश आता था। कोई कितना भी गलती कर दे वो उसे कभी नहीं डांटता। जब वो इतना अच्छा था तो ये करने में उसे कुछ नहीं था। वो चली गई और जब वो अयान के पूरे रूम को खराब करने लगी तो उसे उसके रूम में बस सीरत का फोटोज मिला, साथ ही अयान असलियत में कैसा इंसान है वो भी पता चल गया था। उसे ये सब देखता हुआ अयान देख लिया था। तब से अयान अपने दूसरे चेहरे के साथ कुहू के साथ रहने लगा था। वो दिन याद आते ही कुहू खुद में बोली, काश उस दिन में उसके कमरे में गई ही नहीं होती। इतना कहते ही उसकी आंखों से फिर आंसू निकलने लगा था। वही दूसरी तरफ जानवी हॉल में बैठी थी।
तभी धीर एक सेक्सी लड़की के साथ मेंशन के अंदर आने लगा तो जानवी ये देख उसके आंखों में आंसू भर गया। वही धीर उस लड़की के साथ जानवी को पूरा इग्नोर करते हुए अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाने के बाद वो बेड पर जा बैठ गया तो लड़की उसके करीब जाने लगी। तभी धीर उसे अपने करीब आने से रोक बोला, मेरा मन नहीं है। इतना कह वो उठ बालकनी के पास चला गया। वो तो इस लड़की को बस जानवी को जेलस फील करवाने के लिए लाया था। वहीं दूसरी तरफ नताशा 1 घंटे होने की बाद चिराग के रूम के पास जा दरवाजा नॉक की तो चिराग आ दरवाजा खोल दिया। नताशा कमरे के अंदर आ चुकी थी। तभी चिराग दरवाजे को बंद कर दी। वही पंखुड़ी ये देख ली थी तभी वो खुद में ही बोली, नताशा अभी चिराग सर के रूम क्यों गई है। वही कमरे के अंदर चिराग बेड पर बैठा था। वही नताशा 2 ग्लास में वाइन डाल चिराग के पास आई तो चिराग उसके हाथ से वाइन का ग्लास ले वाइन पीने लगा। तभी नताशा उसके बगल में बैठ वो भी वाइन का सिप लेने लगी थी। दोनों ने अपने वाइन को खत्म कर दिया तो चिराग उसके तरफ खाली ग्लास बढ़ा दिया तो नताशा उसके हाथ से ग्लास ले साइड के टेबल पर रख चिराग के करीब जा अपने एक हाथ को उसके पैर पर और दूसरे हाथ को उसके सीने पर रख अपने हाथ को सेडिक्टिवली फेरते हुए शर्ट के बटन को खोलते हुए बोली, सर आपने कहा था मैं ही जीतूंगी। तभी चिराग उसके बालों के अंदर अपने उंगलियों को डाल उसके बाल को अपने मुट्ठी में भर उसके चेहरे को ऊपर कर उसके होंठों के करीब जाते हुए बोला, बेबी अभी तो शुरुआत है। इतना कह उसके होंठों को अपने होंठ में बसा उसके होंठों को चूमने लगा। फिर कुछ वक्त तक चूमने के बाद उससे दूर हो अपने शर्ट को अपने जिस्म से निकाल दिया। वही नताशा ने भी ऐसा ही किया था। दूसरी तरफ पंखुड़ी के अंदर जानने का उत्साह बढ़ने लगा। आखिर नताशा अंदर गई क्यों है। पंखुड़ी उस रूम के पास आ दरवाजा नॉक की तो चिराग जो नताशा के शरीर में प्रवेश करने वाला ही था कि दरवाजे के नॉक का आवाज सुन चिराग उससे दूर हो टाइम देखा फिर बोल पड़ा, अभी कौन हो सकता है। इतना कह वो उठ नताशा की तरफ देख बोला, अपने कपड़े को ले बाथरूम जाओ। ये सुन नताशा ने वैसा ही किया। वही चिराग भी अपने कमर पर तौलिया लपेट देखने चला गया। उसे लगा था इस वक्त शायद माधुरी आई होगी, पर जब वो दरवाजे के पास जा दरवाजा खोला तो दरवाजे पर पंखुड़ी को खड़ा देख उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान छा गया। वही पंखुड़ी अपने आंखों पर हाथ रख बोली, छी आप बिना कपड़े का कैसे आ सकते हैं। पंखुड़ी की बातों को सुन चिराग उसके हाथ को पकड़ रूम के अंदर ला दरवाजा बंद कर दिया तो पंखुड़ी अपने आंखों को बड़ा बड़ा कर हैरानी से देखने लगी। फिर अपने आप को छुड़ाने लगी थी। वही अंदर बैठी नताशा उसे समझ नहीं आ रहा था कौन है। वही पंखुड़ी बोल पड़ी, मुझे छोड़िए नहीं तो मैं चिल्लाने लगूंगी। चिराग मुस्कुराते हुए उसके और करीब जा बोला, चिल्लाओ, मेरे रूम में इस वक्त आए हो तो सब फिर क्या समझेगा तुम्हें पता ही है। तभी पंखुड़ी कमरे में नताशा को देखने लगी। फिर पूछ पड़ी, मैंने नताशा को आता देखा था, वो कहाँ है। तुमने। वो आगे कुछ कहती उसके होंठों पर चिराग अपने उंगली को रख उसके कान के करीब जा अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, नताशा मेरे साथ यहाँ जो करने आई है वो तुम भी कर सकती हो। चिराग की बातें पंखुड़ी के धड़कन को बढ़ा रहा था। वो उसे खुद से दूर करने लगी। तभी उसके दोनों हाथ को पकड़ उसके हाथ को ऊपर कर पंखुड़ी के होंठों पर अपने होंठ टिका दिया। पंखुड़ी का होंठ जब अपने मुंह में लिया तो चिराग पूरे तरीके से खो चुका था। आज से पहले इतना सॉफ्ट होंठ चिराग ने नहीं चूमा था। वो उसे चूमते हुए अपनी आंखों को बंद कर उसमें बिल्कुल खो चुका था। वही पंखुड़ी उसके पैर पर एक लात कस के मारी जिससे चिराग उसके हाथ को छोड़ चुका था। तभी पंखुड़ी उसे खुद से दूर धकेल दरवाजा खोल भागने लगी। वही उसके हरकत से चिराग के चेहरे पर गुस्सा छा गया था। तभी चिराग बोल पड़ा, बाहर आ जाओ। इतना कह वो गुस्से में बेड पर जा बैठ गया। वही नताशा बाहर आ चिराग को गुस्से में भरा देख उसके पास जा अपने हाथ को उसके शरीर पर रख सेडिक्टिवली फेरते हुए पूछी, क्या हुआ सर, कौन थी। चिराग उसे बेड पर धकेल उसके ऊपर आ उसके गाल को कसके पकड़ बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम मुझसे क्वेश्चन करो। ये सुन नताशा कह पड़ी, सॉरी सर। तभी उसे छोड़ अपने फोन को टेबल से ले पंखुड़ी को मैसेज किया, किसी को कुछ कहने का सोचना भी मत, नहीं तो खुद ही भुगतना पड़ सकता है तुम्हें भी और उसे भी जिसे तुम बताए होगी। इतना कह वो फोन रख नताशा के साथ अपना रात बीताने लगा। वही दूसरी तरफ सीरत अयान का फ्लैट पहुंच चुकी थी। पहुंचने के बाद आज भी दिन के वक्त उसके साथ अकेले ही अयान था। तभी दिन करते हुए सीरत अयान से पूछ पड़ी, अयान भाई, कहूँ ना ही नाश्ते के लिए आती है ना ही दिन के लिए, उसे कुछ हुआ है क्या। सीरत के सवाल को सुन अयान अपने दिन को करते हुए बोला, तुम्हें तो पता है ना वो हमेशा से अकेले रही है तो वो जल्दी खाकर सो जाती है। अयान की बातों को सुन सीरत मासूमियत से बोली, ऐसा नहीं है, जब मैं उसके साथ उसके घर पर थी तो हम दोनों साथ ही दिन करते थे। सीरत की बातों को सुन अयान बोल पड़ा, अपने दिन को खत्म करो, सुबह उससे तुम बात कर लेना। ये सुन सीरत ने ठीक है कह दिया। फिर दोनों अपना दिन करने लगे।
डिनर करने के बाद सीरत अपने रूम चली गई। वही तो अयान कुहू के पास चला गया उसे देखने। खाना खत्म होने के बाद प्लेट टेबल पर रखो अपने आंखों को बंद किए बेड पर लेटी हुई थी। ये देख अयान रूम का दरवाजा बंद कर अपने रूम चला गया सोने के लिए। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था। जब सीरत का नींद खुला तभी उसे याद आया उसे आज पार्टी में जाना है, पर उसके पास ड्रेस नहीं है। ऊपर से वो वहां जाना भी नहीं चाहती थी और तो और हाफ डे के लिए कंपनी भी जाना था उसे। वो सोचते हुए फ्रेश होने चली गई। वही अयान कुहू के कमरे के अंदर जा उसे अब तक सोया देख अयान उसके पास जा उसे गाल और सिर को देखा। दवा के कारण अब उसके चेहरे पर उतना पता नहीं चल रहा था, तो वो उसके चेहरे पर अपने उंगली को सेडिक्टिवली फेरते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी डॉल। अयान का आवाज सुन कुहू का नींद झट से खुल गया तो अयान मुस्कुराते हुए उसके होंठों के करीब झुक उसके होंठों को प्यार से चूसने लगा। फिर उससे दूर हो बोला, गुड मॉर्निंग किस था बेबी। ये सुन कुहू कुछ ना कह बस अपने नजरों को झुकाए रखी। तभी अयान बोल पड़ा, ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आओ, और हाँ सीरत के सामने ये सड़ा हुआ चेहरा मत बनाना। इतना कह वो चला गया। वही कुहू अपने मन में ही बोली, कुछ तो करना होगा। अक्ष सर को अपनी गलती का पछतावा है। क्या मैं अक्ष सर को सब कुछ बता दूं ताकि वो सीरत को इस इंसान से दूर ले जाए। कुहू को अपना जरा सा भी फिक्र नहीं था। वो बस चाहती थी उसकी सीरत के साथ कुछ ना हो। वही धीर उस लड़की के साथ ही रूम से बाहर निकला तो ब्रेकफास्ट के लिए बैठी जानवी के आंखों में पता नहीं क्यों पर आंसू भर गया। वो बस अपने चेहरे को झुका अपना नाश्ता करना शुरू कर दी। तभी दूसरी तरफ धीर उस लड़की को अपने साथ डाइनिंग टेबल के पास ला खुद चेयर पर बैठ लड़की को अपने गोद में बैठा लिया तो सर्वेंट सर्व कर दिया। वही लड़की खाना लगने के बाद अपने हाथ से धीर को खिलाने लगी थी। दूसरी तरफ धीर और उस लड़की को ऐसे एक साथ देख देख कर जानवी के चेहरे का रंग फीका हो गया था। वो उदासी से अपने चेहरे झुका खाना खाने लगी। वही धीर नाश्ता करते हुए जानवी को ही देखे जा रहा था। वही दूसरी तरफ कुहू अपने चेहरे पर मेकअप कर अच्छे से तैयार हो डाइनिंग टेबल के पास आई जहां पहले से ही सीरत अयान मौजूद थे। तभी उसे ऐसे देख सीरत पूछ पड़ी, तू कहीं जाने वाली है। सीरत के सवाल को सुन कुहू डाइनिंग टेबल पर जा बैठ बोली, हाँ बहुत दिन से कॉलेज नहीं गई हूँ तो सोच रही कॉलेज चली जाऊँ। तुझे तो पता है ना ज्यादा एब्सेंट की तो कॉलेज से नाम कट जाएगा। ये सुन सीरत ने कह दिया, हाँ ये तो है। फिर तीनों साथ नाश्ता करने लगे। वही नाश्ता करते हुए अयान कुहू को ही देखे जा रहा था। तभी सीरत खाते हुए ही बोली, आज मुझे एक पार्टी में जाना है। ये सुन अयान पूछ पड़ा, किस पार्टी में। उसे समझ नहीं आ रहा था सीरत कैसे बताए, क्योंकि उसे पता था अयान उसे जाने से मना करेगा। वही अयान और कुहू दोनों ही सीरत के आगे बोलने का वेट कर रहे थे। तभी सीरत बोल पड़ी, अयान भाई आप मुझे नहीं रुकोगे, पहले प्रॉमिस करो। सीरत इतने प्यार से बोले और अयान ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसने प्यार से कह दिया, ओके बाबा नहीं रोकूंगा। ये सुन सीरत झट से बोल पड़ी, आज कंपनी का एनिवर्सरी पार्टी है। ये सुन अपने हामी पर अयान को अब गुस्सा आने लगा था, पर वो हाँ कह चुका था इसलिए फिर मना नहीं कर सकता था। तो उसने कह दिया, ओके पर पार्टी खत्म होने से पहले तुम मुझे कॉल करोगी और मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ये सुन सीरत झट से बोल पड़ी, ओके। इतना कह वो उदास हो फिर बोली, सीरत के पास कोई अच्छा ड्रेस नहीं है और सीरत के पास इतना टाइम नहीं कि सीरत लेने जा सके। सीरत की बातों को सुन कुहू मुस्कुराते हुए बोली, मैं ले दूंगी तू टेंशन ना ले। ये सुन खुशी से सीरत बोल पड़ी, मेरी जान तू सच में मेरी लाइफ सेवर है, हमेशा मेरे मुसीबत को मुझसे दूर कर देती है। सीरत के इस बात को सुन कुहू मुस्कुरा दी फिर अपने अपने नाश्ते को करते हुए अपने मन में ही बोली, काश तुझे इस बड़ी मुसीबत से भी बचा सकूं। कुहू अपने मन में इतना बोली ही थी कि तभी सीरत पूछ पड़ी, तू 2 दिन से ब्रेकफास्ट और डिनर साथ क्यों नहीं कर रही थी। ये सवाल सुन कुहू के चेहरे का पूरा रंग बदल चुका था। वही अयान कुहू की तरफ कठोरता से देखा। वही अपने आप पर कठोर नजर पड़ते ही कुहू के शरीर पर ठंडक पड़ने लगा। फिर कुहू अपने आप को शांत कर बोली, यार तुझे तो पता है ना सब मेरे मूड पर डिपेंड करता है। मेरा मूड आजकल बहुत सोने का कर रहा है। ये सुन सीरत को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। कुछ वक्त के बाद तीनों का नाश्ता खत्म हो चुका था। सीरत अपने जॉब के लिए निकल गई। वही अयान कुहू के तरफ देख कोल्डली पूछा, तुम्हें कॉलेज जाना है। कुहू ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया। तभी अयान उसके करीब जा अपने एक उंगली को उसके सिर से ले धीरे धीरे अपने हाथ को सेडिक्टिवली नीचे करते हुए बोला, कॉलेज छोड़ो स्वीट हॉट, चलो मैं तुम्हें आज बाहर ले जाता हूँ, फिर तुम्हें सीरत के लिए ड्रेस लेना ना तो मैं फिर तुम्हें बुटीक ले जाऊंगा। ये सुन कुहू को पता था वो उसे बस सीरत के लिए बाहर ले जा रहा है और अपने पसंद का उसके लिए ड्रेस लेना चाहता होगा। तभी कुहू बोल पड़ी, आपको सीरत के लिए ड्रेस लेना ना और आप सिर्फ चाहते मैं देखूं तो ठीक है, आप मुझे कॉल कर देना, कॉलेज से सीधा मैं वहां आ जाऊंगी।
इतना कह कुहू निकलने वाली थी पर अयान उसके हाथ को पकड़ उसके जाते कदम रोक उसके करीब जा बोला, मैं सीरत के लिए लेना तो चाहता हूँ पर तुम्हारे साथ टाइम भी एक्सपेंड करना चाहता हूँ। ये सुन कुहू उसे हैरानी से देखी, वही अयान उसे अपने साथ ले जाने लगा। फिर वही दूसरी तरफ बनारस में पलक बेड पर बैठ अपने बुक को खोल स्टडी कर रही थी। वही उसके पास बैठ उसे पढ़ने से बार बार मोक्ष उसे डिस्टर्ब कर रहा था। तभी इरिटेट हो पलक बोली, प्लीज मुझे पढ़ने दो। ये सुन मोक्ष उसके हाथ को पकड़ अपने बाहों में भर बोला, अगर नहीं दिया तो। मोक्ष के बात को सुन पलक उसे कठोरता से देख बोली, तो अक्ष भैया को बोल दूंगी। पलक का बात सुन मोक्ष मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो चाहता हूँ तुम अक्ष भाई को बोल दो ताकि हम दोनों शादी कर ले। फिर ये सुन अपने आप को बस पलक उससे दूर करने का कोशिश करने लगी, पर मोक्ष उसे बेड पर लेटा उसके आंखों में देख प्यार से बोला, मुझे पता है पलक, मैंने तुम्हें बहुत हॉट किया है पर एक आखिरी मौका और दे दो, मैं इस बार तुम्हें बिल्कुल भी हॉट नहीं करूंगा। मोक्ष की बातों को सुन पलक का दिल कर रहा था वो उसे एक और मौका दे पर पलक एक बार फिर अपने दिल को नहीं तुड़वाना चाहती थी। अपने दिल को फिर से ना टूटने के डर से वो कुछ न कह अपने चेहरे को बस मोड़ ली तो मोक्ष उसके चेहरे को अपने तरफ कर उसके आंखों में देखते हुए उसके कोमल होंठों को अपने होंठों का स्पर्श करवाने लगा। मोक्ष का किस इतना पैशनेट था कि उसके पैशनेट किस में पलक भी एक पल के लिए खो चुकी थी। उसकी आंखें बंद हो गई, वही उसके बंद आंखों को देख मोक्ष अपने हाथ उसके टी शर्ट के अंदर ले ही जाने को था। तभी पलक उसके हाथ को रोक उसे खुद से दूर कर अपने आंखों पर अपने दोनों हाथ को रख बच्चों की तरह रोने लगी। आहा आहा। पलक के रोने का आवाज सुन मोक्ष उसके दोनों हाथ को उसके आंखों से हटाने लगा, पर वो अपने चेहरे पर अपने हाथ को कसके पकड़े हुए रोई जा रही थी। तभी जोर से उसके हाथ को खींच पलक का लाल हुआ चेहरा और रोने के कारण उसके आंखों को भी लाल होता देख मोक्ष बहुत मासूमियत से बोला, जान मैं तुम्हें फिर किस नहीं करूंगा पर प्लीज रोवो मत। मोक्ष के बातों को सुन पलक सुटकते हुए रोकर बोली, सच में। मोक्ष ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया। तभी पलक अपने हाथ को छुड़ा उससे दूर हो बोली, मुझे पढ़ना है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरा एग्जाम है कुछ दिनों में। पलक की बातों को सुन मोक्ष अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया और बस उठ बेड से नीचे उतरा ही था कि तभी उसका फोन बजा तो अपने फोन को उठा आगे बढ़ते हुए बोला, हाँ माया। ये सुन दूसरे तरफ बात कर रही माया बोल पड़ी, सर एक मूवी का कॉन्ट्रैक्ट आया है, आप देखना चाहते हैं अभी। ये सुन मोक्ष बोल पड़ा, मैं अभी कोई काम नहीं करना चाहता हूँ, सभी को कैंसिल कर दो। ये बोलते हुए वो रूम से बाहर जा रहा था। वही दूसरी तरफ पलक मोक्ष के बातों को सुन अपने बुक कॉपी बंद कर बेड पर लेट अपने पेन पकड़े हाथ को सीधा कर पेन को देखते हुए खुद से सवाल कि क्या सच में मोक्ष मुझसे प्यार करने लगा है। ये सवाल खुद से करने के बाद पलक उस पेन को ही देखने लगी। वही मोक्ष हॉल में जा पलक का लैपटॉप टेबल पर देख उसे ऑन किया। उसके लैपटॉप में पासवर्ड मांग रहा था तो मोक्ष को उसका पासवर्ड सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि उसका सब कुछ मोक्ष से शुरू होता था और मोक्ष पर ही खत्म होता था। उसके पासवर्ड में वो अपना डेट ऑफ बर्थ डाल वो अपने फ़ोन से इंटरनेट कनेक्ट कर सर्च करने लगा, प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तभी मोक्ष का ध्यान दो चीज़ों पर ज़्यादा गया। पहला मूड चेंज, दूसरा प्रेगनेंसी में खट्टा और बहुत कुछ खाने का दिल करना। ये देख अपने फ़ोन पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप खोल वो पलक के मनपसंद का खाना ऑर्डर करने लगा, साथ ही कुछ खट्टा भी। वही दूसरी तरफ मुंबई में अयान कुहू को अपने साथ बहुत बड़े और खूबसूरत साथ ही रेड लाइट और डरवाने चीज के कारण खूबसूरत मेंशन भी बहुत डरवाना दिख रहा था। अयान कुहू को अंदर लेकर गया। मेंशन देख कुहू का दिल धक धक कर रहा था। तभी अयान आराम से सोफे पर जा महाराजा की तरह बैठ बोला, मुझे पता है तुम ड्रिंक करती हो और मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। ये सुन कुहू अपने मन में ही बोली, ये इंसान पागल है, ड्रिंक करने के लिए यहाँ ऐसे डरवाने मेंशन उसे क्यों लेकर आया है। तभी अयान कठोरता से बोला, पागल तो तुमने किया है अपने खूबसूरत जिस्म से, शराब का क्या है वो पीने के बाद उतर ही जाता, पर तुम्हारा जिस्म का नशा उतर ही नहीं रहा है, इसलिए शराब और जिस्म दोनों का नशा यहाँ करना चाहता हूँ। वहाँ थोड़ा रिस्क था इसलिए यहाँ लेकर आ गया तुम्हें। अयान की बातों को सुन कुहू के चेहरे पर डर छा गया था। आज से पहले अयान उसके करीब जरूर आया था, पर किस और उसे छूने से ज्यादा वो कभी नहीं बढ़ा था। पर ये माहौल देख कुहू को इस बात का डर लगने लगा, कहीं जो अब तक अयान उसके साथ नहीं किया है वो करना दे। कुहू को खड़ा देख अयान अपने आवाज को ऊंचा कर बोला, सीधे जाओ, वहाँ छोटा बार सेंटर है जहाँ बहुत सारे ड्रिंक रखे गए हैं, तुम्हें जो ड्रिंक पसंद है वो लेकर आओ, आज मैं तुम्हारे पसंद का ड्रिंक पीना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद भी कुहू वही खड़ी थी तो अयान एक गहरी सांस भर बोला, जाती हो या मैं अभी तुम्हारे साथ सब कुछ करूँ। ये सुन कुहू झट से उस तरफ जाने लगी। बार की तरफ पहुंच वो शराब के कलेक्शन को देख जिस ड्रिंक को पीने से बिल्कुल भी चढ़ता नहीं था
उसे उठा, साइड में रखे ढेर सारे ग्लास में से 2 ग्लास उठा, अयान के पास जा टेबल पर रख दी। ड्रिंक को देख अयान के होंठों पर कठोर मुस्कान छा गया। वो कहू का हाथ पकड़ अपने गोद में खींच बोला, अच्छा सेलेक्ट की हो, वैसे भी मुझे ड्रिंक का नहीं तुम्हारे जिस्म का नशा चढ़ाना था। ये सुन कहू का सांस तो जैसे उसके गले में जा अटक गया था।